सोचिए एक ऐसी ईवी बैटरी के बारे में जो चार्ज होते वक्त अपना एक सबसे जरूरी हिस्सा खुद पैदा करती है, लेकिन आगे चलकर वही हिस्सा उसकी सबसे बड़ी समस्या यानी उसकी मौत का कारण बन जाता है। हाँ, और आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसी पैराडॉक्स पर बात कर रहे हैं। मतलब क्वांटम स्केप जैसी कंपनियों की एनोड फ्री सॉलिड स्टेट बैटरीज की तकनीक पर। बिल्कुल, हमारा मेन मिशन इस डीप डाइव में ये समझना है कि जो टेक्नोलॉजी ईवी की रेंज दुगनी करने और लागत कम करने का इतना बड़ा वादा करती है, वो आखिर एक लंबा लाइफ स्पैन हासिल करने में इतना क्यों संघर्ष कर रही है। एग्जैक्टली, क्योंकि ये तकनीक इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री के सामने अब तक का सबसे बड़ा विरोधाभास पेश करती है। देखिए, इसका नाम ही अपने आप में एक भ्रम है, यानी एनोड फ्री। दोनों इलेक्ट्रोड्स चाहिए होते हैं। हाँ, कैथोड और एनोड दोनों। सही कहा। तो एनोड फ्री सुनकर ऐसा लगता है जैसे मैं किसी ऐसी नदी को पार करने जा रहा हूँ जहाँ पुल पहले से बना ही नहीं है, बल्कि जैसे जैसे मैं आगे कदम बढ़ाता हूँ मेरे पैरों के नीचे वो पुल ऑन द स्पॉट खुद बनता चला जाता है। ये पुल वाली एनालॉजी एक्चुअली बहुत एप्ट है। केमिस्ट्री के लेवल पर बिल्कुल यही घटना घट रही है। इन बैटरीज में एनोड होता तो है, पर उसे फैक्ट्री में पहले से मैन्युफैक्चर करके नहीं लगाया जाता। अच्छा, तो मतलब स्ट्रक्चर अधूरा होता है शुरू में। बिल्कुल। ट्रेडिशनल लिथियम आयन बैटरीज में देखिए, एक बड़ा सा भारी भरकम ग्रेफाइट का एनोड पहले से मौजूद होता है। वो एक स्पंज की तरह काम करता है ताकि लिथियम आयन्स उसमें आके बैठ सकें। राइट, वो हैवी वाला हिस्सा। हाँ, लेकिन इस नई एनोड फ्री तकनीक में उस ग्राफाइट की जगह सिर्फ एक बेहद पतली धातु की पन्नी होती है, जिसे बेयर मेटल फॉयल कहते हैं। बेसिकली एक अनकोटेड करंट कलेक्टर। तो इसका मतलब जब बैटरी फैक्ट्री से निकलती है तो वो एक तरह से अधूरी है। असली स्ट्रक्चर तब बनता है जब उसे लाइफ में पहली बार पावर दी जाती है। सही पकड़ा आपने। पहली चार्ज साइकिल सबसे क्रूशियल होती है। पर वेट, मैं बैटरी के अंदर का डिजाइन थोड़ा और क्लियर करना चाहता हूँ अपने दिमाग में, क्योंकि इसके नाम में सॉलिड स्टेट शब्द भी जुड़ा हुआ है। ट्रेडिशनल वाली में तो लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट होता है ना। हाँ, और ये एक बहुत मूलभूत फर्क है जिसे समझना आगे की परेशानियों के लिए जरूरी है। इस नई बैटरी में लिक्विड या जेल की जगह एक ठोस यानी सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल होता है। ओके, तो एक सॉलिड दीवार जैसा कुछ। एग्जैक्टली। ये सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट कैथोड और उस खाली मेटल फॉयल के बीच एक मजबूत दीवार की तरह खड़ा रहता है। इसका काम है सिर्फ लिथियम आयंस को आर पार जाने देना और इलेक्ट्रॉन्स को बाहर के सर्किट से घूमकर आने पर मजबूर करना, है ना। बिल्कुल। तो जब इस बैटरी को पहली बार चार्ज किया जाता है, वोल्टेज के प्रभाव में कैथोड से पॉजिटिवली चार्ज्ड लिथियम आयंस निकलते हैं। वो इस सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट को क्रॉस करके उस तरफ पहुंचते हैं जहां से वो बेयर फॉयल है, और बाहर वाले सर्किट से इलेक्ट्रॉन्स आकर उनसे मिलते हैं। तो मतलब जैसे ही पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं वो न्यूट्रल लिथियम मेटल बन जाते होंगे। हाँ, और वो न्यूट्रल होकर उस खाली फॉयल की सतह पर एक बेहद पतली प्योर मेटालिक लिथियम की परत बना लेते हैं, यानी एक सॉलिड लेयर। ओह वाओ, तो वही प्योर लिथियम की परत ही बैटरी का नया एनोड बन जाती है। इसमें एक भी ग्राम एक्स्ट्रा मटेरियल या एक्स्ट्रा स्पेस वेस्ट नहीं होता है। तो जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तब क्या होता है? क्या वो एनोड वहीं रहता है? नहीं, यही तो मैजिक है। डिस्चार्ज होने पर ये लिथियम वापस आयंस में बदलकर कैथोड की तरफ लौट जाता है और वो एनोड लगभग पूरी तरह से गायब हो जाता है। अगले चार्ज पर ये फिर नए सिरे से बनता है। ये मैकेनिज्म सुनने में थोड़ा जटिल लगता है, पर इसके फायदे देखकर समझ आता है कि पूरी इंडस्ट्रीज के पीछे पागल क्यों है। फायदे तो सच में क्रांतिकारी हैं। अगर हम डेटा देखें तो ट्रेडिशनल बैटरीज जिनमें वो ग्राफाइट एनोड होता है, उनकी एनर्जी डेंसिटी लगभग 700 वॉट आवर्स पर लीटर पर आके रुक जाती है। और सॉलिड स्टेट में ये नंबर कहाँ जाता है? क्योंकि ग्राफाइट तो हट ही गया ना पूरा। हाँ, उस ग्राफाइट और उसकी जगह को हटाने के बाद ये एनर्जी डेंसिटी डायरेक्टली 1270 वॉट आवर्स पर लीटर तक छलांग लगाती है। वेट, रियली? लगभग डबल? ये तो प्योर ईवी डिजाइन की रूल्स ही बदल देगा। बिल्कुल बदल देगा। ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स के पास अब नए रास्ते खुल जाते हैं। या तो वो बैटरी पैक का साइज और वजन आधा कर सकते हैं, जिससे गाड़ी हल्की और फास्ट हो जाएगी, या फिर उतने ही बड़े बैटरी पैक में डबल एनर्जी भर दो। मतलब आराम से 400 किलोमीटर की रेंज वाली गाड़ी सीधा 800 किलोमीटर रेंज देने लगेगी। एग्जैक्टली। और इसका मैन्युफैक्चरिंग पर असर तो और भी गहरा है। लागत
लगभग 33% तक गिर सकती है। 37% का मार्जिन ऑटो इंडस्ट्री में एक जमीनी बदलाव ला सकता है। पर एक सवाल है मेरा यहाँ, क्या ये सेविंग सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम ग्राफाइट मटेरियल नहीं खरीद रहे, या प्रोसेस में भी कुछ बचत हो रही है? असली बचत मटेरियल की उतनी नहीं है जितनी प्रोसेस की है। देखिए, ट्रेडिशनल ग्राफाइट एनोड बनाना एक फैक्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा टाइम और एनर्जी लेने वाला स्टेप होता है। अच्छा, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है क्या? हाँ, पहले ग्राफाइट पाउडर की स्लरी बनाते हैं, फिर उसे कॉपर फॉयल पर कोट करते हैं, उसके बाद बड़े बड़े इंडस्ट्रियल ओवन्स में घंटों तक सुखाया जाता है, फिर भारी रोलर से उसे कंप्रेस करते हैं। और एनोड फ्री प्रोसेस में ये सब कुछ नहीं होता? कुछ भी नहीं। एनोड फ्री तकनीक इस पूरे फैक्ट्री फ्लोर को, उन ओवन्स को और उसमें लगने वाली एनर्जी को सीधा प्रोसेस से बाहर फेंक देती है। आप सिर्फ एक खाली पन्नी लगाते हैं और सेल असेंबली पूरी। अगर ये 33% सस्ती है और दुगनी एनर्जी होल्ड करती है, तो लॉजिक कहता है कि हर ऑटोमेकर को इसे आज ही यूज करना चाहिए। हाँ, पेपर पर तो यही लॉजिक बनता है। मुझे लगता है अब हमें लाइफ स्पैन के मुद्दे पर आना चाहिए। जो प्रोसेस इसकी ताकत है, वही इसकी उम्र क्यों खा रहा है? इसका मूल कारण उस मेटालिक लिथियम परत के बनने की प्रक्रिया में छिपा है, जिसे हमने अभी बनता हुआ देखा था। देखिए, जब लिथियम उस फॉइल पर वापस जमा होता है तो वो प्रोसेस परफेक्टली स्मूथ नहीं होती है। एक समान नहीं फैलता मतलब? यहाँ मेरे दिमाग में एक एनालॉजी आ रही है। मान लीजिए एकदम सूखी और झुलसी हुई उबड़ खाबड़ जमीन है। अच्छा, हाँ। जब उस पर अचानक से तेज बारिश होती है तो पानी बराबर थोड़ी फैलता है। वो कहीं गड्ढों में जमा हो जाता है और कुछ हिस्से बिल्कुल सूखे रह जाते हैं। तो चार्जिंग पर भी माइक्रोस्कोपिक लेवल पर वैसा ही लैंडस्केप बनता होगा। बहुत बढ़िया एनालॉजी है। और इस उबड़ खाबड़ लैंडस्केप से एक बहुत डीप समस्या पैदा होती है, जिसे केमिस्ट्री में डेड लिथियम कहते हैं। डेड लिथियम, ये क्या होता है? जब लिथियम एक समान रूप से जमा नहीं होता तो उसके छोटे छोटे क्लस्टर्स बन जाते हैं जो मेटल फॉइल से जुड़ने में नाकामयाब रहते हैं, और साइड रिएक्शंस के कारण उनके चारों तरफ एक इंसुलेटिंग लेयर बन जाती है। ओह, तो इसका मतलब उनका फॉइल से इलेक्ट्रिकल कनेक्शन टूट जाता है। एग्जैक्टली। अब अगर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन टूट गया तो डिस्चार्ज के वक्त जब इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करना होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स उन अलग अलग हिस्सों तक पहुंच ही नहीं पाते। यानी वो लिथियम एटम्स वहां परमानेंटली ट्रैप हो गए, उनका आगे पीछे जाने का रास्ता ही ब्लॉक हो गया, इसीलिए इन्हें डेड कहा जाता है। सही समझे आप। एक बार लिथियम सर्किट से कट गया तो वो बैटरी के किसी काम का नहीं। और यहाँ एनोड फ्री डिजाइन की एक बहुत बड़ी खामी सामने आती है। क्या खामी? क्योंकि हमने तो अभी इसे सबसे एफिशिएंट बोला था। ट्रेडिशनल बैटरीज में हमेशा एक्सेस लिथियम की इन्वेंट्री रखी जाती है। थोड़ा एक्स्ट्रा लिथियम डालते हैं ताकि अगर कुछ वेस्ट भी हो जाए तो नया लिथियम उसका मुआवजा दे सके। पर एनोड फ्री में तो हमने शुरू में बात की थी कि कोई एक्स्ट्रा इन्वेंट्री होती ही नहीं है। 1 ग्राम भी लिथियम फालतू नहीं होता इसमें। बिल्कुल। एनोड पूरा का पूरा उसी लिथियम से बनता है जो कैथोड से आता है। तो अगर हर साइकिल में थोड़ा थोड़ा लिथियम डेड हो रहा है तो अगली साइकिल में एनोड बनाने के लिए कम लिथियम बचेगा। बाप रे, इसका तो सीधा असर टोटल कैपेसिटी पर पड़ेगा। बैटरी की एनर्जी होल्ड करने की ताकत हर चार्ज डिस्चार्ज के साथ परमानेंटली गिरती जाएगी। और ये गिरावट सामान्य बैटरीज के मुकाबले बहुत तेजी से होती है। शुरुआती कुछ डजन साइकिल्स में ही ये बैटरीज अपनी लगभग 70% तक कैपेसिटी खो सकती हैं। वही तो मुद्दा है। एक नॉर्मल ईवी को अपनी लाइफ गुजारने के लिए कम से कम 800 या 1000 फुल चार्ज साइकिल चाहिए होते हैं। वही तो मुद्दा है। लैब के स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में भी ये नई प्रोटोटाइप बैटरीज फिलहाल 400 साइकिल का आंकड़ा छूने में बेहद संघर्ष कर रही हैं। मतलब रेंज डबल जरूर होती है, लेकिन उसका फायदा क्या अगर बैटरी को बीच में कचरे में फेंकना पड़े? ये डेग्रेडेशन तो ईवी स्पेस के लिए बहुत बड़ा रोड ब्लॉक है। और परेशानी सिर्फ रेंज कम होने की नहीं है। ये जो डेड लिथियम और अनइवन प्लेटिंग हो रही है, ये बैटरी के अंदर एक डेंजरस फिजिकल खतरा भी पैदा करती है। फिजिकल खतरा? मैं समझा नहीं। डेड लिथियम तो एनर्जी कैपेसिटी खा रहा था, पर इस अनइवन सरफेस से एग्जैक्टली बैटरी फटने थोड़ी लगेगी। फटने जैसा ही कुछ समझ लीजिए। इस फिजिकल खतरे को हम डेंड्राइट्स कहते हैं। जब फॉइल पर अनइवन लिथियम जमा होता है तो वहां माइक्रोस्कोपिक पीक्स या पहाड़ियां जैसी बन जाती हैं। अच्छा, उबड़ खाबड़ सतह के पीक्स, पर उनसे प्रॉब्लम क्या है? हम उन्हें स्मूथ नहीं कर सकते क्या किसी तरह? आसान नहीं है। इन पीक्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत बाकी जगहों के मुकाबले कहीं ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाती है। ओह, एक सेकंड। तो अगली बार जब बैटरी चार्ज होगी
नए लिथियम आयंस रैंडमली नहीं गिरेंगे, बल्कि उन पीक्स की हाईली कॉन्सेंट्रेटेड फील्ड उन्हें चुंबक की तरह खींचेगी। एग्जैक्टली इसे लाइटनिंग रॉड इफेक्ट कहते हैं। जैसे लाइटनिंग रॉड बिजली को एक पॉइंट पर खींच लेती है, वैसे ही ये पीक्स आने वाले लिथियम को अपनी तरफ अग्रेसिवली खींच लेते हैं। और उस वजह से वहाँ लिथियम बहुत तेजी से जमा होता रहेगा और वो पीक और लंबा होता जाएगा। हाँ, और ये आगे चलकर एक आकृति बनाने लगते हैं जिनकी शक्ल किसी पेड़ की डालियों या ब्रांचेस जैसी होती है। इन्हीं पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स को डेंड्राइट्स कहते हैं। लेकिन हमने शुरू में सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट की बात की थी ना, जो कैथोड और एनोड के बीच दीवार का काम करता है। हाँ, वो सॉलिड ठोस दीवार वही होती है। तो यहाँ आकर दिमाग थोड़ा कंफ्यूज होता है। लिथियम तो रिलेटिवली एक नरम मेटल होता है। एक नरम मेटल का माइक्रोस्कोपिक पेड़ एक सॉलिड सिरामिक दीवार को भेद कर अंदर कैसे जा सकता है? लिक्विड में तो समझ आता है, तैर कर चला जाएगा। ये बहुत ही वैलिड आश्चर्य है और इसका जवाब मटेरियल साइंस के सब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर छुपा है। देखिए, सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर से एकदम फ्लॉलेस ठोस लग सकते हैं, पर अंदर से नहीं होते। बिल्कुल नहीं। क्रिस्टलाइन लेवल पर उनमें ग्रेन बाउंड्रीज मौजूद होती हैं, यानी जहां मटेरियल के छोटे छोटे ब्लॉक्स आपस में जुड़ते हैं, वहां बेहद बारीक और कमजोर रास्ते बन जाते हैं। अच्छा, तो मतलब वो डेंड्राइट उस कमजोर रास्ते को टारगेट करता है। हाँ, जब डेंड्राइट एक हॉटस्पॉट पर तेजी से आगे बढ़ता है, तो वो अपने नीडल लाइक टिप पर इतना लोकलाइज्ड प्रेशर डालता है कि वो उन ग्रेन बाउंड्रीज को धक्का देकर सॉलिड दीवार को फाड़ देता है। यानी प्रेशर से सीधा फोर्स एंट्री। और एक बार वो डेंड्राइट उस दीवार के आर पार हो गया और दूसरी तरफ कैथोड को छू लिया, तब तो किस्सा ही खत्म। उसी मिलीसेकंड में डिस्ट्रक्टिव शॉर्ट सर्किट हो जाता है। पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं, हीट पैदा होती है और सेल लगभग तुरंत डेड हो जाता है। बाप रे, तो इसलिए एक लंबा लाइफ स्पैन हासिल करना इतना मुश्किल है। 400 साइकिल तक ये डेड लिथियम और डेंड्राइट्स दोनों को बिल्कुल कंट्रोल में रखना, ये तो सच में पहाड़ जैसी चुनौती है। यही वजह है कि टेक्नोलॉजी अभी मास अडॉप्शन के लिए रेडी नहीं है। जो मैकेनिज्म इसकी एफिशिएंसी को आसमान पर ले जाता है, वही इसका फेटल फ्लॉ बन गया है। पर इंडस्ट्री की तरफ से तो खबरें आती रहती हैं। वॉल्क्सवैगन या क्वांटमस्केप क्लेम करते हैं कि प्रोटोटाइप लेवल पर सफलता मिल रही है। तो क्या मास प्रोडक्शन की रियलिटी अलग है? प्रोटोटाइप बनाना और मास प्रोडक्शन करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। लैब के परफेक्टली कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में सिंगल लेयर सेल बनाना एक माइलस्टोन जरूर है, लेकिन फैक्ट्री में हर हफ्ते मिलियंस ऑफ यूनिट्स यूनिफॉर्मली प्रोड्यूस करना एक कंप्लीटली डिफरेंट ज्योमेट्री है। और मुझे लगता है इस अनइवन प्लेटिंग को रोकने के लिए बाहर से कोई फिजिकल फोर्स भी तो लगानी पड़ती होगी ना? सही पकड़ा आपने। लिथियम लेयर को फ्लैट रखने के लिए इन सेल्स पर कई बार इमेंस एक्सटर्नल स्टैक प्रेशर डालना पड़ता है। अब सोचिए, एक कार के बैटरी पैक के अंदर ऐसा यूनिफॉर्म प्रेशर मेंटेन करने वाला मैकेनिकल सिस्टम बनाना इंजीनियर के लिए कितना बड़ा नाइटमेयर होगा। हाँ, और ऊपर से नई फैक्ट्रीज भी तो बनानी पड़ेंगी। अगर आज की ईवी फैक्ट्रीज कन्वेंशनल बैटरीज और उनके लिक्विड प्रोसेसेस के हिसाब से बनी है, तो सॉलिड स्टेट के लिए तो पुरानी मशीनरी बेकार हो जाएगी। बिल्कुल। नए स्पेशलाइज्ड ड्राई रूम्स और प्रोडक्शन टूल्स के साथ पूरी नई गीगा फैक्ट्रीज बिल्ड करनी पड़ेंगी। इस स्केल के कैपिटल एक्सपेंडिचर और इम्प्लीमेंटेशन में वर्षों लगेंगे। तो क्या हमें एक लंबा वेट करना पड़ेगा, या इंडस्ट्री लीडर्स हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए हैं? इंडस्ट्री हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठी है। एक बहुत इंटरेस्टिंग वर्क अराउंड सामने आया है, स्पेशली कैटल जैसी कंपनियों से, जो केमिस्ट्री की जगह सिस्टम लेवल आर्किटेक्चर पर खेल रही हैं। ये केटीएल का ड्यूल पावर बैटरीज फ्रेमवर्क है ना, हमने इस पर रिसर्च पढ़ी थी। ये अप्रोच प्रैक्टिकली काम कैसे करता है? ये अप्रोच केमिस्ट्री फ्लॉज को एक्सेप्ट करके इंजीनियरिंग पर फोकस करता है। वो एक ही ईवी बैटरी पैक के अंदर दो अलग अलग केमिस्ट्रीज को मिला देते हैं। मतलब आधा पैक किसी और टाइप का और आधा किसी और टाइप का। एग्जैक्टली। पैक का मेन और बड़ा हिस्सा स्टैंडर्ड LFP यानी लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरीज का बना होता है। LFP टेक्नोलॉजी सेफ होती है और हजारों साइकिल चल सकती है, भले ही रेंज उतनी एक्सट्रीम ना दे। ओके, और छोटा हिस्सा इन नई एनोड फ्री बैटरीज का होता होगा? हाँ, अब देखिए, जब ईवी ओनर अपने रोजाना की सिटी ड्राइविंग करता है, जैसे ग्रोसरी स्टोर जाना या ऑफिस जाना, जो रेयरली 50 किलोमीटर से ऊपर होता है, तब बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम सिर्फ उन स्टैंडर्ड LFP सेल्स का इस्तेमाल करता है। ओह, मैं समझा। इसका मतलब जो हाई डेंसिटी एनोड फ्री सेल्स हैं, वो रोजाना के उस माइक्रो चार्जिंग स्ट्रेस से बचे रहते हैं।
बिल्कुल बचे रहते हैं। जब उन पे स्ट्रेस ही नहीं पड़ेगा तो ना तो डेड लिथियम फॉर्म होगा और ना ही उन डेंड्राइट्स को आगे बढ़ने का ट्रिगर मिलेगा। ये तो बहुत स्मार्ट आर्किटेक्चर है ना? और अब मानिए ओनर वीकेंड पर लंबे हाईवे रोड ट्रिप पर निकला और LFP की रेंज खत्म होने वाली है। जब रेंज एंजाइटी हिट करने वाली होती है, तब सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली उन एनोड फ्री सेल्स की रिजर्व डीप एनर्जी को टैप इन करता है। मतलब वो उन एक्सट्रीम सेल्स को साल में सिर्फ कुछ ही बार यूज करते हैं। हाँ, तो इस हिसाब से उनकी जो 400 साइकिल वाली लिमिट है, वो टेक्निकली गाड़ी की पूरी 8-10 साल की लाइफ निकाल देगी। एग्जैक्टली अगर एनोड फ्री सेल साल में सिर्फ 10 या 15 बार डीप डिस्चार्ज हो रहा है, तो वो 400 साइकिल्स की छोटे लाइफ स्पैन वाली लिमिट प्रैक्टिकल रियलिटी में एक डेकेड से लंबी बन जाती है। ये एक परफेक्ट प्रैक्टिकल कॉम्प्रोमाइज है। ये सच में एक ब्रिलियंट इंजीनियरिंग फ्रेमवर्क है। एक गहन विश्लेषण के तौर पर देखें तो एनोड फ्री सॉलिड स्टेट बैटरीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इकोनॉमिक्स सच में बदल सकती हैं। ग्रेफाइट को हटाना और कॉस्ट को सीधा 33% तक नीचे लाना किसी और सेल टेक में पॉसिबल नहीं लगता। हाँ, और एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी को लिटरली उसी साइज में डबल करना रेंज एंजाइटी को फाइनली हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। लेकिन इनका ये इंटरनल रिक्वायरमेंट कि लिथियम परफेक्ट इंटरफेस बनाए जो नेचर अलाउ ही नहीं करती, वही इसकी वायबिलिटी को रोक देता है। डेड लिथियम रेंज घटाता है और डेंड्राइट्स शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। और जब तक इन इलेक्ट्रोकेमिकल वल्नरेबिलिटीज का कोई प्रॉपर चीप सोल्यूशन नहीं निकलता, तब तक इसे एज एन इंडिपेंडेंट सोल्यूशन देखना थोड़ा मुश्किल लगता है। इस पूरे मैकेनिज्म को समझने के बाद मेरे दिमाग में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंजीनियरिंग फिलॉसफी घूम रही है। हम जब भी नई टेक आती है तो एक सिल्वर बुलेट की उम्मीद में रहते हैं। सिल्वर बुलेट मतलब एक ऐसी चीज जो सब सॉल्व कर दे। हाँ, हम चाहते हैं कि एक ऐसी अल्टीमेट बैटरी मिले जो सालों तक चले, हल्की हो, फुली सेफ हो और इन्फिनाइट रेंज दे। पर फिजिक्स ऐसी जादुई केमिस्ट्री अलाउ नहीं करती। ट्रेड ऑफ्स तो हमेशा होंगे। सही बात है। KTL का डुअल पाथ फ्रेमवर्क वही दर्शाता है। फ्यूचर की सक्सेस फ्लॉज को एलिमिनेट करने की जिद में नहीं, बल्कि उन्हें सिस्टम आर्किटेक्चर के थ्रू मिटिगेट करने में है। बिल्कुल। शायद कल की ईवीज किसी एक रेवोल्यूशनरी परफेक्शन का नतीजा ना हो, बल्कि दो इम्परफेक्ट और टोटली ऑपोजिट सेल टाइप्स के ऐसे ब्यूटिफुली बैलेंस्ड हाइब्रिड का नतीजा होंगे जो एक दूसरे की वीकनेसेस को कवर कर लें और कस्टमर को वो परफेक्ट एक्सपीरियंस मिले जो दोनों अकेले नहीं दे सकते थे। इनोवेशन क्या पता परफेक्शन में नहीं, ऐसे ही ब्रिलियंट कोलैबोरेशन में छुपी हो।